हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबों का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कल का क्लास अटेंड किया है और कल आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मध्यकालीन भारत अर्थात या मतलब मेडिवल हिस्ट्री में इंटर हम लोग कर चुके थे। हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे और वहीं का कंटिन्यूएशन आज का क्लास है। तो कल हम लोग बेसिकली स्लेव डायनेस्टी की चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग वहीं पे शुरुआत करेंगे बलबन से। गियासुद्दीन बलबन, अगर ये नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, बलबन बस याद रखिए। हमने देखा है कि किस तरह से ये एक तरह से राजा बन चुका था, सारा कंट्रोल इसके हाथ में था और अब इस समय से ये पूरी तरह से खुद को यहां का शहंशाह घोषित कर लेता है। ये भी एक स्लेव था, इल्तुतमिश का ये भी एक, अगर नौकर कहा जाए स्लेव को इस तरीके से, तो ये इल्तुतमिश का नौकर ही हुआ करता था। लेकिन प्रोमिनेंट मेंबर हो गया था द 40 चलगनी, जिसकी कल हमने चर्चा की है, उसका ये प्रोमिनेंट मेंबर हो चुका था, जिसको हमने कल ही बात किया कि इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 लोगों का ये एक काउंसिल था जो कि अब सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है। और दोस्तों बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये व्यक्ति एक डिस्पॉट है, मतलब ये तानाशाह है और ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने कंट्रोल में नहीं लगेगा थ्रू कोवर्ट एंड ओवर्ट। कोवर्ट और ओवर्ट मतलब कुछ चीजें जो सामने दिख रही थी और कुछ चीजें जो छिपा के इसने की, और इन तमाम तरीकों से सारी चीजों को ये जो चलगनी जो 40 के हाथों से लेकर अपने हाथों में सीमित कर लिया। जैसे आप देख सकते हैं, ओवर्ट पुटिंग डाउन द रेबेलियंस, अगर कोई भी इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है उसको दबा दो, उसको क्रश कर दो। और कोवर्ट मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन यह भी हो रहा है, जिसको सजदा और पाइबस कहते हैं। मैं अभी अगली स्लाइड में इसको आपको बता दूंगा कि ये दोनों क्या है। बेसिकली क्या होता है, कई बार रूल जो है सिर्फ ताकत के बल पे नहीं होता है, मेंटल भी होता है। आपने उस सामने वाले को क्या बोला कि भाई हम तुमसे बड़े हैं, कैसे बड़े हैं ये नहीं पता, लेकिन उसको मेंटली आपने समझा दिया कि भाई ये तो मेरे से बड़ा है। तो आइदर थ्रू कोवर्ट और ओवर्ट वेज से इसने अपने आप को यहां स्टैब्लिश कर लिया है। और इसके इस पॉलिसी को, जैसे मैंने कहा ना, डिस्पॉट है, एक तानाशाह की तरह है। इसको आप ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसको कहते हैं, मतलब एकदम सख्ती से रूल करने वाला इस मेथड को, इसको बलबन का पॉलिसी कहा जाता है। तो अगर हम बलबन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जैसे मैंने यहां आपको दिखाया ना, कोवर्ट एंड ओवर्ट और कोवर्ट, तो इसने जैसे आप देखिए यहां पे ये टर्म देखिए, डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप, वाइस रॉयल्टी ऑफ गॉड एंड अर्थ। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि भाई हम जो है यहां पे इस धरती पर ऊपर वाले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के तौर पर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना तो हम गलत नहीं बोलने वाले, हम एकदम सही बोल रहे हैं। Everything being spoken by me is a correct statement. It's a divine statement. मतलब ऊपर वाले की वाणी समझ लीजिए। तो आप हमको क्वेश्चन तो कभी करना ही नहीं। आपका मतलब एक तरह से कहें ना, आपका औकात नहीं है कि आप राजा को क्वेश्चन करें, क्योंकि राजा अभी कौन है, ऊपर वाले का एक तरह से मैसेंजर है, दूत है। तो इसने खुद को एक, जिसको कहते हैं, एक टर्म देने लगा, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो आप देखिए दोस्तों, ये क्लियरली अपने क्वाइंस पे ये लिखवा रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये हो गया कोवर्ट एंड ओवर्ट, एकदम दिख रहा है। अब भगवान में या ऊपर वाले में हम सबों को आस्था है और ये राजा है और राजा ही अपने आप को ये क्लेम कर रहा है। तो हो सकता है 100 में 95 लोग मान जाए कि हाँ भैया ये तो भगवान का या ऊपर वाले का है दूत। 5 लोग जो नहीं मानेंगे उसको रेबेलियन से दबा देंगे। तो 100 जो लोग हैं उनको इस 2 तरीके से ये दबा दे रहा है। अपने आप को मिस्टिकल एक जो हीरो है, टर्किश हीरो अफ्रासियाब का, ये एक तरह से डिसेंट बोल रहा है कि हम उसके खानदान को बिलोंग करते हैं। ये हर जगह होता है। जैसे आपको लोग अगर नॉर्थ कोरिया का कभी पढ़िएगा ना, तो किम जोंग उन या उसके बाप, उसके दादा परदादा, दादा परदादा नहीं, पिता और दादा, ये दोनों की अगर देखेंगे तो ये लोग एक मिस्टिकल माउंटेन से कहते हैं कि हम वहां से आए। तो ये क्या होता है ना, ये प्रोपोगेंडा होता है कि आपने फैला दिया है अपने बारे में कि भाई हम तो ये हैं। अब आपका ये साहस नहीं होना चाहिए कि आप हमसे ये पूछे।
जैसे मैंने बोला ना, पायबस, सजदा। पायबस क्या है? जो राजा है उसके फीट को, उसके पैर को चूमने की प्रथा। और सजदा क्या है? जो हम लोग ऐसे करते हैं ना, प्रोस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ द किंग। तो ये हो गया सजदा, कि आप झुक रहे हैं राजा के आगे, किंग के सामने आप झुक रहे हैं। तो ये सारे पर्शियन कस्टम्स थे। पर्शिया, ईरान का पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये यहां से ये कस्टम्स लेकर आया और इसको अपने दरबार में इसने इंट्रोड्यूस कर दिया है। नए फेस्टिवल्स ये ऑर्गेनाइज करता है, जैसे नवरोज है, ये यहां पे ऑर्गेनाइज करता है। ये भी पर्शियन फेस्टिवल है, पर्शियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करता है। तो काफी कुछ देख रहे हैं आप, ईरान से इसने लिया है, यहां पर काफी कुछ ईरान से ग्रहण किया और ये सब चीजें यहां पर इंडिया में इसने अपने शासन में शुरुआत की है। इसके दौर में खुसरो, जो कि पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, वो इसके दौर में हुआ करते थे। इसके अलावा आप देखिए, मिलिट्री का अलग डिपार्टमेंट बनाया है। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? दीवाने अर्ज। आर्मी को रीऑर्गेनाइज करता है, बड़ी ही सख्त और बड़ी ही बड़ी आर्मी को यहां पर यह गठन करता है। तो इसको आपको याद रखना है। अपने विद्रोहियों को, या अपने विद्रोहियों पर इस तरह से कहें कि पकड़ बनाने के लिए इसने खुफिया जासूसों का, स्पाइस का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क रखा। नोबल्स, अपने जो मंत्री थे, उन पर भी नजर रखने के लिए, क्योंकि खुद जानता था कि किस तरह से राजा को हटाकर खुद राजा बन गया है। तो डर तो ये रहेगा ना कि भाई हमको भी हटाने वाले 4 मौजूद होंगे, तो उन पर जासूसी करने के लिए स्पाइस तैनात किया करता था। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, अपने आसपास, दिल्ली के आसपास जो लॉ एंड ऑर्डर थे उसको मेंटेन किया। उस वक्त मेवती जो राजपूत थे उनको इसने यहां पे क्रश कर दिया और इस पूरे एरिया में जो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टैब्लिश किया। अब देखिए दोस्तों, हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता है कि भाई ये जो थ्योरी है, सबसे पहली बार मध्यकालीन भारत में किस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने दी? तो आपको याद रखना, ये बलबन ने दी। या ये कहा जाए कि कौन पहली बार खुद को जिले इलाही के तौर पे दिखा रहा है, या किसने ये सारे सिजदा या पाइबस इंट्रोड्यूस किए? तो 4 ऑप्शन दे देगा और आपको चारों ऑप्शन में इसका जवाब देना होगा। मैं अभी एक स्लाइड के बाद आपको एक सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, एक ही स्लाइड है, अगला स्लाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है कि अपना एक फेवरेट इसका बेटा है मोहम्मद, और उसको ये अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ग्रूम कर रहा था, तैयार कर रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका मौत हो जाता है। एक लड़ाई लड़ रहा है वो मंगोल्स के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट में, और इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था बलबन के लिए। बलबन की इसके बाद जो है बहुत ज्यादा तबियत खराब रहने लगी और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बलबन 1287 में उसकी मौत हो जाएगी। और इसके मौत के बाद क्या होता है कि यहां पर इसने अपॉइंट किया था किसी और को, लेकिन बहुत जल्दी उसको हटाकर किसी और व्यक्ति को, यहां कैकुबाद को यहां का राजा बना दिया गया। लेकिन ये इसके जो उत्तराधिकारी थे उतने अच्छे नहीं थे, और बलबन की मृत्यु के 3 साल के अंदर, मतलब 1290 में, इस वंश को खत्म करके नया वंश जो है खिलजियों का, उसकी शुरुआत कर दी जाती है। तो आप देखिए दोस्तों, बलबन की मृत्यु हो गई है 1287 में। अपने एक पोते जिसका नाम है कैक खुसरो, इसको अपॉइंट कर रखा था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया, किसी और को, कैकुबाद को अपॉइंट किया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इसको उखाड़ फेंकता है और 1290 में वो एक नया शासन लेकर आता है, जिसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो 3 साल के अंदर बलबन की मृत्यु के बाद ये डायनेस्टी खत्म हो गई। एक सवाल देखिए, Which among the following rulers belong to ममलुक? ममलुक को कल ही हमने कहा स्लेव डायनेस्टी को कौन बिलोंग करता था? हमने कल देखा बलबन। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है, लोधी नहीं, गजनी नहीं, गौरी नहीं, या आगे वाले कोई नहीं। तो यहां पे आप एक चीज समझिए दोस्तों कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया और 1290 में बलबन का शासन खत्म हो गया। तो ये 84 साल का ये बेसिकली आपको कह सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का रूल भारत में रहा। अब जो अगला डायनेस्टी आता है वो है आपका, अभी हमने जो लास्ट स्टेटमेंट देखा ना कि जलालुद्दीन खिलजी, तो ये खिलजियों का अगला डायनेस्टी है। कई जगह इनको खलजी भी
किसी किसी किताबों में आप देखेंगे तो ये खिलजी या खलजी नाम से ये प्रसिद्ध है। और इनका डायनेस्टी अब आ रहा है, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। यहीं पे दोस्तों तो एक चीज आपको बता देता हूं कि कई एग्जाम में एक सवाल जो हमसे पूछ सकता है कि इनका ऑर्डर लिखिए। तो सबसे पहले आया था स्लेव, आप देख सकते हैं, फिर खिलजी, फिर आप देखेंगे तुगलक, फिर देखेंगे सैयद और फिर देखेंगे लोधी। ये एक जो सवाल बन सकता है कि इन पांचों का क्रम डिसाइड कीजिए। तो अभी हमने स्लेव कंप्लीट किया, अब हम इंटर कर रहे हैं खिलजी पे, तो इसको आप याद रखिए। दूसरा चीज जो पूछ सकता है दोस्तों, अभी मैंने आपको कहा ना कि स्लेव डायनेस्टी 84 साल के लिए थी, वहीं पे आप देखिए खिलजी डायनेस्टी सिर्फ 30 साल के लिए है। और ये आप देखेंगे आगे भी मैं ये आपको सैयद लोधी सबका दिखाऊंगा। सबसे छोटा अगर डायनेस्टी वाइज बात की जाए तो वो खिलजी था, और सबसे कमजोर अगर बात की जाए तो वो सैयद था। सैयद थोड़ा ज्यादा है इनसे, आप देखेंगे 37 साल इसकी डायनेस्टी रहती है इन लोगों की। लेकिन सबसे छोटा डायनेस्टी अगर शासन की बात की जाए तो खिलजी ही है, और सबसे कमजोर की बात की जाए तो सैयद है। तो ये हम लोग अभी बात करेंगे। यहां पे आप देखिएगा कि तुगलक जो है यहां से शुरू होकर 1414 तक जाएंगे, सैयद 1414 से लेकर 1451 तक जाएंगे, और लोधी 1526 तक जाएंगे। तो ये बात करेंगे। लेकिन ये दो एक जो सवाल है मन में आता है और सवाल एग्जाम्स में भी आ सकता है, इसको तैयार रखिए। अब देखिए 1290 में जलालुद्दीन खलजी ने हटा दिया है और शासन ले लिया अपने हाथ में, और अगले 6 साल तक वो भारत का शासक बनता है जलालुद्दीन खलजी। देखिए उतना ज्यादा ये आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जो हमारे लिए सवाल बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इस आदमी पे आ सकता है दोस्तों, हमसे सिंपल सवाल पूछेगा कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो आपको याद रखना है कि भाई इसका फाउंडर कोई और नहीं बल्कि जलालुद्दीन खिलजी था। ओवरऑल जो अपने ये 6 साल ही देख रहे हैं आप, ये रूल कर रहा है, ये चाहता है कि शांतिपूर्ण माहौल रहे। ओवरऑल ये पीस मतलब बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। जैसे क्या हुआ कि इसने अपने इर्द गिर्द जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में जहां पे बहुत सारी ठगी हुआ करती थी, ठगों को पकड़ लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन उनको मरवाया नहीं। उन्होंने जो लोगों ने माफी मांग ली उनको इसने माफ भी कर दिया। तो ये किया, तो ये बहुत कट्टर नहीं था, ये बहुत ही मॉडरेट लीडर के तौर पे था। लोगों को मतलब जियो और जीने दो की नीति वाली जो सिद्धांत है उस पे ये चलता था। उसी तरह से मंगोल्स को भी हरा दिया जो कि भारत में अटैक करते हैं, बट इनके भी मतलब जब इन्होंने भी माफी मांगी तो एक्सेप्ट कर लिया, उनको भी माफ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कभी भी मतलब एक तरह से ये कहें इस तरीके से कि एकदम एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा है। और शायद यही कारण था दोस्तों कि इसको बहुत जल्दी 1296 में हटा दिया गया। कैसे हटा दिया गया? मरवा दिया गया। किसने मरवा दिया? किसने मर्डर करवा दिया? अब भाई अपने दामाद ने मर्डर करवाया है। दामाद का नाम क्या? अलाउद्दीन खिलजी। फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी बाहर देवगिरी गया हुआ था, और वहीं पर जब ये रिटर्न हो रहे थे तो कारा के आसपास, इलाहाबाद के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है, वहां पर इसको मर्डर करा दिया गया। देखिए यहां पर रिसेप्शन हो रहा है और यहां पे मर्डर करवा दिया गया जलालुद्दीन खिलजी का। और कौन मर्डर करा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग बेसिकली अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि अगले दोस्तों 20 साल तक भारत का शासक बनता है। मतलब इस अगर हम लोग खिलजी डायनेस्टी की बात करें जो 30 साल इनका है, उसमें 20 साल सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी है। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों। आप लोगों ने शायद पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हिस्ट्री को मूवी से नहीं समझिएगा, मैंने बस नाम बता दिया कि अगर आपने देखा होगा तो आप रिलेट कर सकते हैं। ओरिजिनल नाम था अली गुरशाप, आपके विकिपीडिया पे इसका नाम मेंशन करते हैं इस तरीके से। बहुत ही शासक, बहुत पावरफुल शासक है, बहुत महत्वपूर्ण शासक है। मतलब दिल्ली के इतिहास में, भारत के इतिहास में कई चीजों को शुरुआत करने में इसका नाम आता है। जैसे दोस्तों इसके मिलिट्री कनकस्ट का नाम बहुत बार आता है। जैसे इसने क्या किया कि गुजरात पे हमला किया, और गुजरात पे हमला करके इसने वहां पे 2 चीजें कमाई।
पहला तो यह हुआ कि वहां पे एक मलिक कफूर नाम का एक बंदा को इसने अरेस्ट किया और बाद में इसको अपॉइंट किया और वो धीरे धीरे इसके आर्मी में बहुत ऊपर के पोजीशन तक गया, बहुत बेहतरीन जिसको कहेंगे मिलिट्री कमांडर बना। और इसके अलावा यहां पर इसने राजपूतों को भी हराया और राजा करण जो कि राजा हुआ करते थे उस वक्त अनिलवार के, उनको हरा दिया गया बघेल डायनेस्टी के। और इनके लोगों ने इनकी वाइफ को यहां पर जो राजा है अलाउद्दीन खिलजी के, उनके हवाले कर दिया और बाद में इसने उसको अपना चीफ क्वीन भी बनाया। तो ऐसा बहुत सारा स्टोरीज है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि इसके मिलिट्री कनकस्ट में क्या है कि इसने गुजरात पर आक्रमण किया था और इन जगहों पर इसने जीत भी हासिल की। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि गुजरात में मलिक कफूर नाम के एक मुस्लिम इनच को इसने अपने फोर्सेस में अपॉइंट किया, जो आगे चलकर इसका बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर होने वाला है। दोस्तों आप अभी देखेंगे, अभी जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि लगातार कई सारे विक्ट्रीज, अगले स्लाइड में आपको लगातार सिर्फ इसके मिलिट्री कनकस्ट को दिखाना है। पूरे साउथ इंडिया तक पहुंचने वाला पहला रूलर है, लगातार जीतते जा रहा है, जो एरिया बोलिएगा उसको जीत रहा है और इसमें बहुत बड़ा श्रेय मलिक कफूर को जाता है। कंटिन्यूअसली इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर आप देखें इसके लड़ाइयों को, विक्ट्रीज, रणथंबोर में अटैक करता है, वहां के रूलर को जिनका नाम है हमीर देव, उनको मार दिया जाता है। राजा रतन सिंह चित्तौड़ के, ये फिर वही पद्मावत वाली स्टोरी है जहां पर दोस्तों इसी यहां पर रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, क्योंकि जब राजा की मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते, तो जो राजपूत महिलाएं थी वो अपने आन बान शान और अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो क्या करती थी, मांस में फायर में कूद जाया करती थी, तो उसको जौहर कहा जाता है। दोस्तों आपने, हम लोग जब मॉडर्न पढ़ रहे थे हमने कहा था सती, सती और जौहर में यही अंतर है। दोनों में यह है कि हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ खुद को मार लेती हैं, लेकिन जौहर में यह है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो लोग खुद को नहीं मारेंगी तो ये जो आक्रमणकारी हैं वो उनको अरेस्ट करके राजा के हरम में डाल सकते हैं। तो ये लोग कंटिन्यूसली ये ट्रेडिशन, जो जौहर का ट्रेडिशन है, इसको फॉलो करती हैं। अगर इनके पति या इनके जो पति हैं उनका हत्या हो जाता है या उनका मर्डर हो जाता है इस बैटल ग्राउंड में। दोस्तों इसी चीज पे आगे चलकर जो पद्मावत किताब है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, तो इसको याद रखिएगा, ये किताब किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जैसी ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, रणथंबोर में जीत मिल गई, चित्तौड़ में जीत मिल गई। आगे देखिए, मैंने पहले कहा ना, पहला शासक है जो साउथ इंडिया पहुंचेगा, साउथ इंडिया में रामेश्वरम तक ये पहुंचेगा, मलिक कफूर। इसके लिए साउथ इंडिया में, आप अगले स्लाइड में देखिए दोस्तों, हर बड़े राजा और बड़े बड़े इलाकों पे ये जीतता है। देखिए कहां कहां, जो रामचंद्र हैं यादव रूलर देवगिरी के, प्रताप रुद्रदेव ककातिया रूलर ऑफ वारंगल, वीर बल्लाल III होसला रूलर ऑफ द्वार समुद्र एंड वीर पांड्या द पांड्या रूलर ऑफ मदुरई, इन तमाम लोगों को मलिक कफूर हरा देता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इन तमाम क्षेत्रों पे साउथ इंडिया में आप देखिए मदुरई तक, इनफैक्ट आप सेकेंड लाइन देखेंगे तो ये रामेश्वरम तक पहुंचता है और इन तमाम क्षेत्रों से बहुत सारा पैसा कलेक्ट करके दिल्ली लाता है। तो एक तरह से अगर देखिए, अलाउद्दीन अपने विक्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। पूरे साउथ तक इसने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विक्ट्रीज हासिल किए हैं। आखिर में दोस्तों लास्ट चीज याद रखिए कि इवन मंगोल इन्वेजन को इसने रोका। मंगोल्स जो कि इंडिया में आ गए थे, दिल्ली तक आए एक बार, वन एक्सेप्शन था कि दिल्ली तक आए, लेकिन ओवरऑल हर बार ये मंगोल्स का जो इन्वेजन है इसको लगातार रोकते रहता था। तो अगर मैं एक सैंपल क्वेश्चन आपको दिखाऊं दोस्तों, Which of the following military general of Alauddin led the Khilji dynasty invasions to South India? हमने अभी देखा, इसमें नाम किसका आएगा, मलिक कफूर का। मलिक कफूर वो बंदा है जो कि इस जो तमाम लड़ाइयां हैं उसको साउथ इंडिया तक खिलजीज के लिए कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि हमें अलाउद्दीन खिलजी में इसके कुछ रिफॉर्म्स के बारे में सवाल पूछ सकता है। जैसे इसने क्या किया, मार्केट्स का रिफॉर्म किया, लैंड मेजरमेंट को लेकर रिफॉर्म किया, तो अलग अलग इसके रिफॉर्म्स थे, इक्ता सिस्टम, तो इस पे भी सवाल कभी पूछ सकता है। तो अगले स्लाइड में मैंने बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है कि अगर कभी हमसे यह पूछता है कि भैया ये वाला जो इनोवेशन है सबसे पहले किसने किया,
तो आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे दीजिए। तो जैसे अगर आप रिफॉर्म्स देखेंगे तो मैंने कहा ना, सबसे पहले तो बहुत बड़ा लार्ज परमानेंट आर्मी, ये शायद आपको फॉन्ट छोटा हो सकता है, आपको नहीं दिख रहा हो, तो मैं आपको बताते चलूंगा, और मैं इसको आपको डॉक्यूमेंट भी मिला हुआ है दोस्तों, तो आप उस डॉक्यूमेंट को देखिए, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर एक बार देख लीजिएगा। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी है और इसको कैश में पे कर रहा है, बहुत बड़ी आर्मी रख रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतना जगह जीतना है तो इसको अपनी आर्मी बड़ी रखनी होगी, और इसको कैश में पे किए जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे दाग, जिसको ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस कहते हैं, दाग का मतलब यहां देखिए, दाग क्या होता है, हिंदी वर्ड है दाग, जैसे कपड़े में दाग लग जाना, तो हॉर्सेस पे दाग लगा दिया जाता था, ब्रांडिंग किया जाता था। अच्छा ये बढ़िया हॉर्स है, ये खराब है, ये इतना बढ़िया है, तो उसको कहते हैं दाग, ये भी इसने शुरू किया। इसके अलावा हुलिया, हुलिया का एक और नाम है चेहरा। दोस्तों हुलिया क्या होता है, कहते हैं ना, उस बंदे का हुलिया बता सकते हो, उस बंदे का चेहरा बता सकते हो कैसा दिख रहा था, तो यही है यहां पे हुलिया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऑफ सोल्जर्स। तो एक पूरा रोल कॉल है कि भाई सोल्जर कौन है, नाम क्या है, कैसा है, कद काठी क्या है, तो ये मेंटेन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये सब क्यों मेंटेन हो रहा है, ये आर्मी के लिए मेंटेन हो रहा है, कि आर्मी अगर लड़ने वाली है तो उसको पता तो होना चाहिए कितना बढ़िया घोड़ा है उसके पास, कितने अच्छे आदमी हैं उसके पास। अगर घोड़ा और आदमी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, आपको लगता है कभी ये लोग इतना जगह जीत पाया होगा? आर्मी का कंटिन्यूसली रिव्यू कर रहा है टाइम टू टाइम, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी रेड नहीं किया है। लेकिन आप देखिए यहां पे मैंने जो रेड में किया है, कोई भी नए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोई भी पॉइंट रेड में है उसको आपको बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों, इसको एकदम बिल्कुल याद रखिए। तो हमसे क्या पूछ सकता है भाई, दाग और हुलिया पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको आपको याद रखना होगा। प्राइस रेगुलेशंस वेरियस प्रोडक्ट का इसने मेंटेन किया, जिसके लिए मैंने कहा ना कि दाम ज्यादा नहीं बढ़े किसी भी सामान का, इसके लिए अलग अलग इसने प्राइस रेगुलेशन किया, और 4 मार्केट भी स्टैब्लिश किए। यहां पे 4 मार्केट्स, दोस्तों हमको इतना ही याद रखिएगा कि कौन सा रूलर 4 मार्केट स्टैब्लिश करता, मंडी जिसको कहते हैं, आज भी कहते हैं ना सब्जी मंडी, तो इसने दिल्ली में मंडी स्थापित किए। और ये 4 मंडी किस चीज के लिए थे, देखिए, ग्रेन्स अनाज, क्लोथ कपड़ा, जो यहां प्रोडक्ट्स ओवरऑल मिल रहा है, कैटल मार्केट जहां पे हॉर्सेस डोंकी कुछ भी आपको खरीदना है, खच्चर जो है, और एक है मिसलेनियस कमोडिटीज। तो ये तमाम चीजें इसने इंट्रोड्यूस की। साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या किया इसने, कि इसने क्या किया यहां पर कि ये दाम नहीं बढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि सामान जो है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। तो यहां पे स्टोरेज के लिए, स्टोर करने के लिए, सामान को रखने के लिए भी इसने यहां पर जिसको कहते हैं ना स्टोर, बफर स्टॉक बनाने के लिए स्टोर हाउसेस बनवाए। गवर्नमेंट स्टोर हाउसेस बनवा रही है ताकि ये जो है दाम जो है नहीं बढ़े। फेमाइन आ गया, मान लीजिए अकाल आ गया, इस वक्त दाम नहीं बढ़े, इसके लिए स्टोर हाउसेस इसने बनवाया। हर मर्चेंट जो इस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है उसको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। किस ऑफिसर के पास? एक तो हाई कंट्रोल ऑफिसर है जिसको शाहनाए मंडी कहते हैं, और दीवाने रियासत द कॉमर्स मिनिस्ट्री, इस मार्केट डिपार्टमेंट में हर मर्चेंट को अपने आप को रजिस्टर भी करना होगा। लास्ट में दोस्तों ऑफिसर आप देखिए, सीक्रेट एजेंट्स लाइक मुनियान्स हैं, सीक्रेट है, खुफिया जासूस भी हैं, और आखिर में एक चीज याद रख सकते हैं, वेट्स एंड मेजर्स भी यहां सीक्रेटली चेक हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक आयरन ग्रिप इसने कर रखा है। ओवरऑल दोस्तों जो मैंने आपके एग्जाम्स में देखा है, किस तरह के सवाल हमसे पूछ सकते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा हमसे, सिर्फ मैक्सिमम दाग, हुलिया, इन दोनों पे सवाल आ सकता है। और हमसे पूछा जा सकता है कि भाई वो राजा कौन था जो इनमें से, जैसे कोई भी एक चीज दे देगा और बोलेगा इसने ये इंट्रोडक्शन किया या इंट्रोड्यूस किया। ये स्लाइड अगर आपको नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी दोस्तों, लेकिन आप एक बार जरूर अपने पीपीटी में देखिए, पीडीएफ में आपको आराम से दिख जाएगा, और मैं बाद में इसको बेहतर करके फिर से डलवा दूंगा, तो इसको पीडीएफ में देख लीजिए। तो दोस्तों ये रिफॉर्म्स थे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था मेजरमेंट ऑफ लैंड। वन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान जिसने मेजरमेंट, लैंड का मेजरमेंट कराना शुरू किया। क्यों? क्योंकि लैंड के मेजरमेंट के आधार पर इसने अब यहां पर टैक्स कलेक्शन शुरू किया है। टैक्स का जो कलेक्शन है वो शुरू किया ताकि कोई भी व्यक्ति
इवेड नहीं कर पाए। लैंड टैक्स सबको पे करना है, हर किसी को जमीन से जुड़ा हुआ टैक्स देना है। लैंड रेवेन्यू कितना होगा? आधा, जो भी आपका प्रोड्यूस है उसका आधा आपका रेवेन्यू होगा, और इसको जो वर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं खर्च। इसके अलावा दोस्तों जमींदार को खत्म कर दिया और फार्मर को डायरेक्टली सल्तनत के नजदीक लाया, सुल्तान के नजदीक लाया। क्यों लाया? क्योंकि ये जो मिडिलमैन खत्म हो गए तो डायरेक्टली फार्मर जो है पैसा किसको देगा? सुल्तान को देगा। तो सुल्तान को भी फायदा हो रहा है और किसान को भी फायदा हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो कैटल टैक्स है, हाउस टैक्स है, ये सब भी ये लेवी करना शुरू करता है। लास्ट में जो खलीजा लैंड होता है दोस्तों, क्राउन लैंड कहते हैं इसको, मतलब कुछ ऐसा जमीन है जो कि सीधा राजा को बिलोंग करता है, शहंशाह को, तो उसको बढ़ाया इसने। देखिए खलीसा लैंड, टेरिटरी जिसका रेवेन्यू डायरेक्टली खजाने में जाता है, उसको भी एक्सपैंड किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा राजा या शहंशाह जो है वो पैसा कलेक्ट कर सके। और ये जितना भी कलेक्शन हो रहा है इसको यूजुअली कैश में कलेक्ट किया जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी पे बहुत सारे सवाल इसके रिफॉर्म्स को लेकर आते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है कि इसके रिफॉर्म्स को हम लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। अब यहां पे क्या है कि इसने रेबेलियन, क्योंकि ये खुद जानता था कि अपने ससुर को हटाकर ये यहां पर आया है, तो इसको हमेशा इस बात का डर रहता था, जिसको हम कह सकते हैं ना कि भाई मेरे खिलाफ भी कोई विद्रोह करे। तो इस वक्त इसने 4 ऑर्डिनेंसेस पारित किए। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी कोई सवाल पूछ दे कि वो कौन सा बादशाह था जिसने 4 ऑर्डिनेंसेस पारित किए थे कि लोग रिबेलियन ना कर सके, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने चारों रिबेलियन आपको लिख दिया है, आपको मैं एक एक करके समझा देता हूं। दोस्तों क्या है कि इसको डर है कि मान लीजिए ये जो नोबल है, मंत्री हैं, ये लोग कहीं मिल जाएं और मेरे खिलाफ विद्रोह कर दें, तब क्या होगा? तो इनको मिलने नहीं देना है। तो एक ऑर्डिनेंस ऐसा करेगा कि भाई ये जो पब्लिक मीटिंग है आप लोगों का, जो आप लोग सेरेमनी करते हैं ऑल, आप नहीं कर सकते बिना मेरे इजाजत के। तो आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने कहा ना कि ये 4 ऑर्डिनेंसेस पारित करेगा ताकि रेबेलियंस को रोक सके। कौन से 4 रेबेलियन है? पहला देखिए, मैरिज, सोशल गैदरिंग, फेस्टिविटीज शुड ओनली बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ सुल्तान। मैंने कहा ना, कोई मैरिज कैसे, अगर एक नोबल दूसरे नोबल के घर में इन लोगों की शादी हो रही है, सुल्तान से पहले परमिशन लीजिए। क्यों? हो सकता है आप लोग अलायंस बना लें, या अगर आप लोग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सुल्तान से पहले परमिशन लीजिए, क्योंकि हो सकता है गैदरिंग में आप लोग मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर ले। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑन लिकर, दारू की बिक्री पे पूरा रोक है, और कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो उस वक्त चल रहे हैं उसका जो यहां पे बिक्री है उसको रोका जा रहा है। दोस्तों क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि इसके हिसाब से यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जो रिबेलियंस होते हैं, इसको लोग एक दूसरे को देखकर उकसाया जा सकता है राजा के खिलाफ। तीसरा, जो भी जमीन नोबल्स को दी हुई थी उसको कंफिस्केट किया, क्योंकि जमीन से ही रेवेन्यू मिलता है। पैसा अगर नोबल के पास नहीं रहेगा तो अधिकांश समय वो कभी भी ये रेबेलियन का नहीं सोच पाएगा। और चौथा, इंटेलिजेंस सिस्टम, हमने पहले ही बात की कि इसने खुफिया जासूस स्पाइस को मजबूत किया और उसको नोबल्स के आसपास रखा। तो बेसिकली आपको ये 4, आपको ये नहीं पूछेगा, आपको बस ये पूछेगा, जो एकमात्र चीज रेड में है, कि 4 ऑर्डिनेंसेस पारित किए अपने खिलाफ जितने भी रेबेलियंस थे उसको रोकने के लिए। दिस वाज द रीजन ये 4 ऑर्डिनेंसेस पारित किए गए। यहां पर आपको इस बात को याद रखना है। अब एक और चीज है कि इसने रिलीजन और शासन को बिल्कुल अलग किया। पहला सुल्तान है जो पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग कर रहा है, क्योंकि इसके पहले वाले जितने भी सुल्तान थे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और रिलीजन जुड़े हुए थे, इसने इसको अलग किया। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, जैसे हौज खास है, अलाई दरवाजा है, सीरी नाम का जो दिल्ली के आसपास एक नया टाउन बसवाया, सिटी बसवाया। तो ये सब भी चीजें इसने की। लास्ट में दोस्तों याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी अराउंड 1316 में बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशंस ये मर जाते हैं। 1316 में मृत्यु हो गई है। और अगला स्लाइड हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले 4 साल
अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं, हमारे लिए अगला 4 साल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है 1320 के बाद जो तुगलक डायनेस्टी आएगा। लेकिन अगले 4 साल को मैंने अगले स्लाइड में इंड में डाल दिया है कि क्या होता है। जैसे इसका कौन था, मलिक कफूर इसका ट्रस्टेड एड था, या जिसको कहेंगे जिसने साउथ इंडिया में इसके लिए सारे लड़ाइयां लड़ी। तो मलिक कफूर यहां पर इसके एक बेटे, जो कि बहुत छोटा सा है बेटा है, शिहाबुद्दीन, आप देख सकते हैं 6 साल का है, उसको बैठा दिया थ्रोन पर। बट उसको रिमूव कर दिया गया मुबारक खान के द्वारा। एक मुबारक खान के नाम के व्यक्ति ने इसको हटा दिया। 4 साल अब मुबारक खान रूल कर रहा है। यहां पे क्या होता है कि दोस्तों, ये जो मुबारक शाह है ये खुद बहुत अच्छा रूलर नहीं है, बहुत ही कमजोर रूलर है, इनकैपेबल है। और इसको बहुत जल्दी ये जो भी अपने एक खुसरो खान के नाम के वजीर पे, या जिसको कहेंगे स्लेव बॉयज पे, इसने बहुत सारे फेवर्स दिए, उसको अपना वजीर भी बना लिया है। खुसरो खान को यहां पे मार दिया जाता है और एक नया आदमी नसरुद्दीन खुसरो शाह यहां पर आ जाता है। तो खुसरो खान जो है ट्रेचरसली पुट हिज मास्टर टू डेथ, तो ये इस बंदा जो है मुबारक शाह को मार देता है और खुसरो शाह खुद एक नया राजा बन जाता है यहां का। लेकिन इस व्यक्ति को भी यहां पर बहुत जल्दी गियासुद्दीन तुगलक नाम का व्यक्ति हरा देता है और खुद को राजा बना देता है। ओवरऑल दोस्तों ये स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 साल का आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई 1316 में। इसका ट्रस्टेड एड कौन था? इसका ट्रस्टेड एड था मलिक कफूर। मलिक कफूर ने इसकी मरने के बाद इसके 6 साल के बेटे को, जिसका नाम है शिहाबुद्दीन, उसको राजा बना दिया है। बट इसको बहुत जल्दी हटा दिया जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम है मुबारक खान के द्वारा, या मुबारक शाह बोलिए। खुद बहुत कमजोर है और इसने बहुत ज्यादा पावर दे रखा अपने एक खास आदमी जिसका नाम है खुसरो खान। खुसरो खान अराउंड 1320 में मुबारक शाह को मार देता है और अपने आप को नया टाइटल देता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। लेकिन उसी साल खुसरो को हटा दिया जाता है किसके द्वारा? जिसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक, और वो आदमी अब शासन करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली 1320 से दोस्तों अब एक नए डायनेस्टी की बात होगी और इस डायनेस्टी का नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो हम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, हमारे एग्जाम में बहुत चीजें पूछी जा सकती है। और अगले 5-6 सालों के लिए दोस्तों ये बंदा गियासुद्दीन तुगलक भारत का राजा बनता है, भारत का शासक बनता है। तुगलक में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हमारे लिए है दोस्तों तो वो गियासुद्दीन तुगलक नहीं है। याद रखिएगा, इसके बाद जो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक वो इंपॉर्टेंट है। गियासुद्दीन तुगलक से सिर्फ एक ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमसे पूछ सकता है, वो है कि गियासुद्दीन तुगलक के मैं ये कहूं तो कि इससे हमसे एक ही चीज पूछ सकता है कि फाउंडर कौन था तुगलक डायनेस्टी का। तो याद रखिएगा ये भाई साहब भारत के मतलब तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। इससे ज्यादा गियासुद्दीन तुगलक पे कुछ नहीं पूछेगा। 5-6 साल इसका शासन भारत में चल रहा है, फाउंडर है इस डायनेस्टी का। ओरिजिनल नाम पिछले स्लाइड में ही देखा, गाजी मलिक है। अपने रूलर को हटाया है और भारत का शासक बन गया है। 6 साल के लमसम ये रूल करता है। तो 2 चीजें, फाउंडर और ओरिजिनल नाम क्या है? गाजी मलिक, और नाम अपने आप को क्या दे रहा है? गियासुद्दीन तुगलक शाह। तो इस 2 फैक्ट को बस याद रखिए यहां पर। अब देखिए दोस्तों, इसके भी दरबार में खुसरो था, खुसरो जिसके बाद हमने की ना पैरट ऑफ इंडिया। तो ये 5 राजाओं, 5 अलग अलग शासकों के दरबार में रहा और ये यहां भी है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गियासुद्दीन तुगलक की, कि इसके बेटे का नाम, इसके पुत्र का नाम है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। जौना खान भी इसको उस वक्त, पहले इसका नाम जौना खान हुआ करता था, और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। अब क्या होता है कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बार ये गियासुद्दीन तुगलक एक लड़ाई लड़ने गया हुआ है और वहां से वो जीत कर आ रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके लिए एक बहुत बेहतरीन रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया कि भाई फादर आ रहे हैं वापस, चलो उनका इनविटेशन किया जाएगा, उनको बहुत अच्छा एक सेरेमनी दिया जाएगा, भाई जीत के आए हैं एंड ऑल दैट।
और वो सारा चीज ऑर्गेनाइज किया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उस वक्त हाथी जो है उसमें इंटर कर जाते हैं और वो जो मेकशिफ्ट जो आपका जिसको कहेंगे ना कि पोडियम बना हुआ है, वो मेकशिफ्ट पोडियम जो है वो ढह जाता है, जो रिसेप्शन हॉल था वो ढह जाता है और इसमें गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो ये बेसिकली आपका स्टोरी है इस आदमी का। तो अगर आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा ना, एक तो इसने नया टाउन खोजा है तुगलकाबाद, जो कि कंस्ट्रक्ट किया टाउन, फोर्टिफाइड टाउन है, पहला फोर्टिफाइड टाउन जो कि सुल्तान्स ने कंस्ट्रक्ट किया। इसके अलावा अमीर खुसरो इसके भी कोर्ट में है, 5 अलग अलग कोर्ट्स में रहने वाला अमीर खुसरो है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। आप देख सकते हैं इसका बेटा का नाम है जौना खान, उलुग खान, दोनों ही इसका नाम है। बाद में ये जाना जाएगा, मोर फेमसली इसको जाना जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। फिलहाल के लिए दोस्तों इसको याद रखिए कि ये जौना खान इसका नाम है। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि मैंने कहा ना ये लड़ाई लड़ने गया है, तो जौना खान यहां का इंचार्ज है, लड़ाई जीत गया है, वापस आ रहा है। तो जौना खान ने ग्रैंड रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ये जो वुडन पेविलियन है ये ढह जाता है और पिता इसके अंदर, मतलब हाथी घुस जाते हैं इसमें और ये ढह गया और पिता की मृत्यु हो गई। गियासुद्दीन तुगलक की यहां पे मृत्यु हो जाती है। हमको क्या याद रखना है इस स्लाइड से दोस्तों? सिर्फ 3 चीजें। फाउंडर कौन है तुगलक डायनेस्टी का? गियासुद्दीन तुगलक। इस व्यक्ति का ओरिजिनल नाम क्या है? गाजी मलिक। और यहां पर इसकी मृत्यु कैसे हुई, जो आपको मैंने कहा कि भाई ये जो रिसेप्शन का हॉल है वो ढह गया और इसकी मृत्यु हो गई। बेटे का नाम क्या है? जौना खान या उलुग खान, जो भी दोनों नाम उसका है। और आगे चलकर ये नाम क्या लेता है? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों भारत के इतिहास में मैं आपको लिख के देता हूं कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलना मुश्किल है। गजब का इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत सारा, कई हिस्टोरियन कहते हैं कि अपने समय से बहुत आगे का समय आदमी था। मतलब उस वक्त इतना सोच पा रहा था, वही बहुत बड़ी बात है। अफसोस की बात यह है ना इस व्यक्ति के साथ, जो सोचता है बेचारा वो होता नहीं है। वो कहते हैं ना कि चलता है कुछ अच्छा करने और हर बार कुछ खराब हो जा रहा है, वो है ये व्यक्ति। कोशिश अच्छी है, अपना कुछ दिमाग लगा रहा है हर बार, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ओरिजिनल नाम क्या है? जौना खान या उलुग खान। पापा का हो गया है मौत, अभी जस्ट हमने देखा ना गियासुद्दीन तुगलक मर गए हैं। अब इनको बना दिया गया है भारत का नया सुल्तान, नाम दे दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक। पॉपुलरली मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से अब ये जाना जा रहा है। खूबी क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि आज तक जितने भी सुल्तान भारत में आए हैं, इतना पढ़ा लिखा इससे पहले कोई सुल्तान नहीं था। मतलब मोस्ट एजुकेटेड प्रीसीडिंग सुल्तान में अगर देखा जाए, जितने भी थे, अगर बलबन की बात की जाए, इल्तुतमिश की जाए, जो भी लोग थे, कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। स्कॉलर आदमी था, बड़ा पढ़ा लिखा, जैसे मैंने कहा ना, पर्शियन की जानकारी रखता था, अरबिक की जानकारी रखता था, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, हर क्षेत्र में बहुत नॉलेजेबल आदमी है। डिप्लोमेटिक टाइज रख रहा है उन दिनों इजिप्ट के साथ, चाइना के साथ, आप देखिए ईरान के साथ। बड़े लोग जैसे मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बटूता इसी के वक्त आते हैं भारत। जियाउद्दीन बरनी नोटेबल ऑथर हैं। इसामी, ये तमाम लोग इस टाइम पर इसके कोर्ट में आते हैं या रहते हैं। तो बहुत ही उस सेंस में भी देखिएगा बहुत अच्छा टाइम है। बहुत सारे रिफॉर्म, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है, हर क्षेत्र में करता है, बट मोस्ट ऑफ दिस आइदर फेल या बैकफायर्ड एट हिम। तो यहां पर मैं आपको इसके कुछ रिफॉर्म्स बता देता हूं दोस्तों। जैसे पहला रिफॉर्म इसका क्या था, इसने सोचा कि क्यों ना कैपिटल चेंज कर ले। तो पहला रिफॉर्म अगर लिखना चाहे तो इसको याद रखिए, कैपिटल चेंज। ये दिल्ली से भारत की राजधानी बदलकर साउथ इंडिया में देवगिरी की तरफ ले जा रहा है। अब देखिए कैपिटल चेंज क्यों करना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि इससे क्या होगा, ये साउथ इंडिया पे बेहतर तरीके से शासन कर सकेगा। ठीक है भैया, कैपिटल चेंज करो। बट इस आदमी ने क्या किया कि एक एक आदमी दिल्ली से उठाकर उसको लेके चला गया साउथ इंडिया। मतलब कहा जाता है कि एक आखिर में एक लंगड़ा व्यक्ति बचा हुआ था, उसको भी पकड़ के लेके चला गया कि नहीं भाई यहां से सबको चलना है साउथ। तो ये एक तो बेवकूफी दिख रही है। दूसरी बात क्या है कि कुछ दिनों के बाद जब वो एक्सपेरिमेंट साउथ में जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का फेल हो गया, तो जितने लोग साउथ आए थे उनको लेकर ये वापस फिर दिल्ली भी चला गया। तो इसका पहला चीज देखिए दोस्तों, दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर किया, देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद।
क्यों किया कि तमाम लोगों को, आप समझ सकते हैं दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इज वन थिंग बट ट्रांसफरिंग ऑल द पीपल इज अनदर। एक एक आदमी को, हाउस होल्ड, उलेमा, सूफी, हर किसी को शिफ्ट कर दिया। 2 साल में कई लोग तो मर भी गए होंगे, और 2 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, दौलताबाद से वापस कैपिटल दिल्ली की ओर ले आया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पहला इसका जो मेजर इशू है वो है दिल्ली से देवगिरी जिसको इसने नाम दिया दौलताबाद, कैपिटल चेंज, और ये हो गया फ्लॉप। लोग आप समझ सकते हैं इससे बड़े नाखुश रहे होंगे। दूसरा दोस्तों, उस दौर में इस व्यक्ति ने एक और अपने समय से बहुत आगे का काम किया, वो था कि टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया। सिक्के जो है उसके जगह इसने टोकन करेंसी यहां पे यूज किया, इंट्रोडक्शन ऑफ, यू कैन सी, टोकन करेंसी, जो कि उस दौर में बहुत अपने समय से आगे का चीज था। लेकिन फिर से दोस्तों यहां पे क्या हो गया, टोकन करेंसी इसने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन लोगों ने उसका नकली टोकन करेंसी बनाना शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी क्या हुआ कि इसके करेंसी को लेना लोगों ने बंद कर दिया, और आखिर में इसको अपने करेंसी को विड्रॉ करना पड़ा, और तमाम लोगों को इसके बदले में सिल्वर कॉइन्स देना पड़ा। तो आप ये देखिए, इसका दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है टोकन करेंसी को लेकर। आप देख सकते हैं ये भी भारी पड़ा, क्योंकि लोग फोर्ज करने लगे। आप देख सकते हैं फोर्ज कर रहे हैं करेंसी को। फोर्ज करना मतलब नकली करेंसी बना रहे हैं। और अब समझ सकते हो, अगर पहले इसने डाला 5 कि भाई ये 5 रुपया, 5 सिक्का या 5 टोकन करेंसी, लोगों ने क्या किया, इसी का और 5 बना दिया, तो वैल्यू तो गिर गया ना इसका। तो फॉरफिटिंग ऑफ नोट्स जिसको कहिएगा, न्यू कॉइन्स अब एक्सेप्टेबल नहीं रह गए मार्केट में, इसलिए सुल्तान को क्या करना पड़ा, इसको स्टॉप करना पड़ा, और इसके बदले में सब लोगों को सिल्वर कॉइन देना पड़ा। और इसलिए दोस्तों इसको एक टाइटल दिया जाता है, प्रिंस अमॉन्ग्स द मनीयर्स, या हिस्टोरियंस की तरफ से इस बंदे को एक टाइटल दिया गया, और इस टाइटल को आप याद रखेंगे। यह दूसरा इसका प्रोजेक्ट हो गया फेल। इसका तीसरा फेल्ड प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, यहां तीसरा प्रोजेक्ट जो फेल हुआ है वो है दोआब एरिया में टैक्सेशन। दोआब एरिया में टैक्सेशन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हुआ है कि दोआब, 2 रिवर्स के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं। अब यहां पर यह बोल रहा है कि भाई हमको ज्यादा टैक्स चाहिए। मान लीजिए ये एरिया है और बोल रहा है कि इस एरिया से हमको ज्यादा टैक्स चाहिए। ठीक है भैया, तो गंगा और यमुना के बीच के जो एरिया है, दोआब का एरिया है, उसमें बोलता है टैक्स बढ़ा दो। नॉर्मल टाइम होता टैक्स बढ़ा दिए होते तो फिर भी ठीक था। प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त जो आपका ये तमाम एरिया है इसमें एक बहुत भयंकर अकाल आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मल समय पे ही अगर टैक्स बढ़ाते तो ही दिक्कत होता, अकाल के वक्त तो ऑलरेडी लोगों के पास कम पैसा है या कम अनाज हुआ है, और उस वक्त आप बोलिएगा कि भाई ज्यादा दो, तो लोग क्या करेंगे, लोग तो आपसे नाखुश होंगे ही ना, और लोग आपके खिलाफ क्या करने वाले हैं, रिवोल्ट करेंगे, लोग गुस्सा जाएंगे, बोलेंगे भाई विद्रोह कर दो, राजा बेवकूफ हो गया है। तो यहां पर इसने तीसरा काम क्या किया कि टैक्सेशन इन दोआब, तो गंगा और यमुना के बीच के एरियाज में टैक्सेशन बढ़ा दिया है, और इस वक्त यहां फेमाइन है, और इससे क्या हो गया, पीजेंट अनरेस्ट हो गया, पीजेंट्स जो है फ्ली करने लगे, और सुल्तान यहां पकड़ पकड़ के उनसे कलेक्ट करना चाह रहा है। तो ये एक गड़बड़ चीज था। ओवरऑल कहीं कहीं अच्छा भी काम करता है, जैसे टक्कावी लोन्स एक टर्म है दोस्तों, एग्रीकल्चर करने के लिए लोन्स देना शुरू किया इसने, ये फार्मर्स को, ताकि वो सीड खरीद सकें, अपना कल्टीवेशन और बढ़ा सकें। तो ये इनोवेटिव काम करता था। लेकिन आप देखिए इस जगह पे ये गड़बड़ है, जब फेमाइन है तब तो आप दोआब में कैसे मांगिएगा। एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों इसने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने को ही। इसके अलावा 64 स्क्वायर माइल्स का एक, जिसको कहते हैं सैंपल पीस बनाया। जैसे ये एरिया इसने लिया और इसको मॉडल फार्म के तौर पर इसने डेवलप किया। इसमें अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग जो सॉइल हैं, इससे इसने एक्सपेरिमेंटेशन किया, ताकि उसको एक्सपेरिमेंटेशन को देखे कि कितना सक्सेसफुल है, कितना सही जा रहा है, कितना नहीं सही जा रहा है, और उसको इंट्रोड्यूस कर सके लोगों के बीच में। इसके अलावा दोस्तों इसके 2 और फील्ड जो एक्सपेरिमेंट्स थे, एक था खुरासन एपिसोड और एक था कुराचिल का एक्सपेडिशन। दोनों के बारे में आपको याद रखना नहीं है, आप सिर्फ 5 पॉइंट याद रखिए जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि इसके अगर फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अगर आपसे कभी पूछ दे तो एक है, इसको बस इतना लिख लो दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। मैंने पहले बोला ना कि यह चीज आप याद रखिए। दूसरा
टोकन करेंसी। तीसरा टैक्सेशन इन दोआब वाला। चौथा खुरासन एपिसोड और पांचवा कुराचिल एक्सपेडिशन। दिखा दे रहा हूं, खुरासन एपिसोड और कराचिल जो आपका एक्सपेडिशन है, ये 5 पॉइंट याद रखना। बाकी आपसे कभी हमारे एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो, क्योंकि सिर्फ फैक्ट नहीं याद रख सकते। आपको अगर स्टोरी याद रहता है तो इजी हो जाता है आपको याद रखने के लिए। तो ये मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी होगी, ये सिर्फ 5 चीजें हमसे पूछ सकता है। तो खुरासन एपिसोड क्या है, इसने एक बहुत बड़ी आर्मी बना ली, 3 लाख लोगों की आर्मी बना ली कि भाई विश्व को जीतेंगे, और बाद में आर्मी को डिसबैंड कर दिया। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि अब मान लीजिए हम आर्मी में थे इसके, और हमको ये बोला कि भाई चलना है, लड़ना है, भाई पैसा देंगे एंड ऑल दैट। अचानक एक दिन बोल रहा है भाई तुम नौकरी से बर्खास्त हो गए, तुम चले जाओ घर। भाई कल तक हमको सैलरी मिल रहा था, आज सैलरी रोक दिए, तो हम क्या करेंगे? गुस्साएंगे ही ना, रिवोल्ट कर देंगे अपने ही राजा के खिलाफ कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये एक इसका मेजर इशू हो गया। तो इसको कहते हैं खुरासन, जिसको कहते हैं एपिसोड, अबंडन कर दिया, और इसके कारण इसको फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस फेस करना पड़ा। और दूसरा है कराचिल एक्सपेडिशन, जो कि आर्मी भेजता है, ये 10,000 लोगों के गढ़वाल रीजन में, हिमालय, ये उत्तराखंड एंड ऑल वाला जो एरियाज है उसमें, लेकिन यहां भी इसको सीवियर लॉसेस का सामना करना पड़ता है, फाइनेंस बहुत ज्यादा इसका कमजोर होता है। तो ये तमाम बातें थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक से। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक से अगर सवाल पूछेगा तो इन्हीं 5 चीजों पे पूछेगा, इसके फील्ड एक्सपेरिमेंट्स पे पूछेगा। इंपॉर्टेंट, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक अराउंड 1325 में, जैसे हमने देखा है, 1351 में अराउंड इसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक ये यहां पर है। दोस्तों ये 1315 लिखा गया है, 1351 होगा, 1351 तक यहां पर है, और यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे होती है नहीं इंपॉर्टेंट है, बस यह है कि मर गया। और अब इसकी मृत्यु के बाद 1351 से 1388 तक आते हैं फिरोज तुगलक, ये एक नया रूलर है। और दोस्तों ये जिस तरह से हमने अलाउद्दीन खिलजी की बात की ना कि बहुत सारा इसने चेंजेस किए हैं, उसी तरीके से फिरोज तुगलक भी बहुत सारा चेंजेस करता है इस पूरे डायनेस्टी में, इस पूरे नए चीजें ये इंट्रोड्यूस करता है। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो फिरोज तुगलक भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है। आप देखेंगे, मैं इसका अभी तुरंत दिखाऊंगा कि इसने टैक्सेशन से जुड़े हुए बहुत सारे नए चीजें लाए, इसने इरिगेशन कैनाल्स खुदवाया, तो ये तमाम चीजें इसने की इस वक्त। ओवरऑल ये जो अभी स्लाइड दिखाने जा रहा हूं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना ये फाउंडर है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? कुछ तोड़फोड़ मचाया होगा, क्योंकि ये एक फैनाटिक है, रिलीजियस फैनाटिक है। आप देखेंगे जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी का है उसमें इसने डिस्ट्रॉय किया था, उसको लूटपाट वहां पे मचाया था। ये बंदा क्या है, ये उलेमास के साथ मिलकर काम करने वालों में, मतलब जो वहां के जो कहेंगे ना कि जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं जो बोल रहे हैं वही ये करेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इस व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया गया है, सुल्तान बनाया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो नोबल्स हैं इसको चूज करते हैं कि भाई तुम नया राजा बन जाओ। ये एक हिंदू तेलुगु ब्राह्मण को भी यहां पे अपना प्राइम मिनिस्टर बनाता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि यूजुअली एक्सटर्नल इन्वेजन्स, इंटरनल रिबेलियंस ज्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन लूटपाट तो मचाया। जैसे मैंने कहा ना, जगन्नाथ मंदिर पुरी के आसपास, इसको जो पुरी में है, इस फैक्ट आसपास नहीं बोलना चाहिए, पुरी में है, उसको यहां पे डिस्ट्रॉय किया। जाजनगर जो मॉडर्न ओडिशा जिसको कहते हैं, उस पर इसने हमला बोला, तो एक कैंपेन वहां चलाया। एक्वायर किया अलग अलग टेंपल से बहुत सारी रिच बूटी, बहुत पैसा, ज्वेलरी। तो आप देख सकते हैं जैसे 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ज्वालामुखी मंदिर से इसने एक्वायर किया, और इसको ट्रांसलेट कराया गया पर्शियन में अरिजुद्दीन खान के द्वारा, और इसको कहा गया दलाल ए फिरोज शाही। तो ये काम इसने किया यहां पर, इसको आप याद रख सकते हैं इस किताब को, मतलब इसने यहां पे मैन्युस्क्रिप्ट इसको कन्वर्ट कराया। और उलेमास का स्ट्रिक्ट एडवाइस, जैसे मैंने पहले कहा ना कि जो ये उलेमास कहते थे उसके हिसाब से ये यहां पे चलता था। तो रिलीजन और पॉलिटिक्स को इसने मिक्स करके ये आगे बढ़ते गया।
इसके टैक्सेशन में सुधार बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज थे, जैसे एक इक्ता सिस्टम इसने रिवाइव किया और इसको हेरिडिटरी बनाया। इक्ता सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम है दोस्तों, इसको यहां पर इसने इसकी शुरुआत की। इसके अलावा उन दिनों इसने 4 तरह सारे टैक्सेस को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया और कहा कि सिर्फ 4 तरह के टैक्सेस लगाएंगे, कि इसके हिसाब से इस्लाम के अकॉर्डिंग यही 4 तरह के टैक्सेस हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस्लामिक शरीयत के हिसाब से इसने सारे बाकी टैक्सेस को कैंसिल करके सिर्फ इन 4 टैक्सेस को लगाया। कौन से वो 4 टैक्स है देखिए, खरज जो कि लैंड रेवेन्यू कहलाया, लैंड से जो भी आएगा वो हो गया खरज। ज़कत जो टैक्स चैरिटी और मुस्लिम्स के लिए है। तीसरा जजिया जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जा रहा है, और यहां पे आप देखेंगे इसने ब्राह्मण्स को भी माफ नहीं किया, बोला कि भाई ब्राह्मण्स को भी देना होगा ये टैक्स, क्योंकि इसके हिसाब से ये जो जजिया है ये ब्राह्मण्स पे भी लगेगा। और आखिर में दोस्तों प्लंडर पे जो टैक्स है, खम्स जो टैक्स होता है वो 1/5 ऑफ द प्लंडर था, तो ये भी इसने यहां पर कलेक्ट किया। तो ये तमाम तरीके के जो टैक्सेस हैं ये यहां पर ये कलेक्ट कर रहा था, सिर्फ 4 तरह के टैक्स। तो आपसे कभी सवाल में ये पूछ सकता है कि इन पर, वैसे एक चीज मैंने देखा है कि फिरोज शाह तुगलक पे ज्यादा इसके इन एरियाज पे ही सवाल आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स पे सवाल आता है, फिरोज शाह तुगलक के इसके टेन्योर, इसके टैक्सेशन सिस्टम्स, इसके इनोवेशंस, उन पे सवाल आता है। मैंने कहा ना ब्राह्मण्स को भी ये जजिया पे करना है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है इसके हिसाब से, कि जो भी है उसको ये पे करना होगा। अब अपने शासनकाल में इसने कुछ इनोवेशंस किए, कुछ नए चीजें ये लाया, जैसे इरिगेशन कैनाल्स खुदवाता है, वेल खुदवाता है, देख लीजिए 2 जगह से, यमुना से हिसार, सतलज से हिसार, ये तमाम तरीके के ये इरिगेशन कैनाल्स खुदवा रहा है। तो एक तरह से देखिए तो एक राजा के तौर पे ये अच्छा काम कर रहा है। फिर सतलज से हंसी ये तब कर रहा है ये। इसके अलावा ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर कर रहा है, कुतुब मीनार है, हौज खास है, ये सब जो ओल्ड बन गए थे। अब कुतुब मीनार हमने कल ही पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 था, अब यहां पे हम 1351 से 1388 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुतुब मीनार को बने हुए ऑलमोस्ट 125 साल हो गया है। तो यहां पर इसको ये रिपेयर करवा रहा है। सिमिलरली हौज खास को रिपेयर करवा रहा है। नया टाउन बसवाता है अपने नाम के आधार पे, इसका नाम क्या है, फिरोज तुगलक। तो फिरोजाबाद नाम का टाउन स्टैब्लिश करता है रेड फोर्ट के नजदीक। और आज के दौर में दोस्तों ये फिरोज शाह कोटला वाला जो एरिया है उसको आप कहते हैं, ये फिरोज शाह कोटला, आपने स्टेडियम का नाम सुना होगा क्रिकेट, जो अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, तो उसके आसपास के एरियाज को फिरोजाबाद कहा गया। इसके अलावा कई सारे टाउन, ऑलमोस्ट 300 टाउन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, फतेहाबाद हो गया, अलग अलग टाउन्स ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है इस वक्त। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स का कंस्ट्रक्शन कराया है। लास्ट में यहां पे दोस्तों जस्ट एक सेकेंड दीजिए, मैं इसने हॉस्पिटल्स भी बनवाए। हॉस्पिटल का आपको उर्दू टर्मिनोलॉजी याद रखना है दोस्तों। दर उल शिफा दिल्ली में हॉस्पिटल बनवाया। इसके अलावा 2 और उर्दू टर्म्स याद कीजिए, एक है दीवाने खैरत, खैरत मतलब खैरात में दे देना, तो डिपार्टमेंट फॉर पुअर एंड नीडी, ये एक इसने डिपार्टमेंट बनवाया। और एक है दीवान ए बंदगन, मतलब स्लेव्स के डिपार्टमेंट के लिए एक अलग डिपार्टमेंट। तो ये जो तीनों वर्ड आपको आया है ना, इसको यहां पर याद रखना होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट क्यों बनवाया। दोस्तों उन दिनों कहा जाता है कि 1,80,000 से ज्यादा स्लेव्स इसने इंप्लॉय कर रखे थे, जो इसके अलग अलग कारखानाओं में काम करते हैं। कारखाना क्या है, कारखाना बेसिकली हो गया इंडस्ट्री। उस दिनों जो फैक्ट्रीज हैं उनको कारखाना कहा जाता है। 1,80,000 आप समझ सकते हैं स्लेव्स को इंप्लॉय करना और इन्हें रॉयल फैक्ट्रीज में काम कराना। इसके अलावा लास्ट में याद रखिए कि ये पब्लिक वर्क्स के लिए भी इसने अलग डिपार्टमेंट बना रखा था। तो ये तमाम बातें थी फिरोज शाह तुगलक से। इसके अलावा 2 अशोकन पिलर्स उस दिनों अपने लड़ाई के दौरान, एक बाहर गया था तो 2 अशोकन पिलर्स ये दिल्ली लाता है, अंबाला और मेरठ से, इन दोनों जगह से। और इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी जिसका नाम था फुतहत ए फिरोज शाही। इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है दोस्तों, फुतहत ए फिरोज शाही, इसको याद रखिए। मृत्यु 1388, हमने पहली बात की 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और
इसके बाद बेसिकली ये जो शासन है ये खत्म पे आ जाता है, ये खत्म होने वाला है शासन। अगला स्लाइड दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट एक आदमी के लिए। अगले स्लाइड देखिए, 1388 में ये मर गया और ये डायनेस्टी कुछ दिनों और चलेगी, ऑलमोस्ट 25 साल और चलेगी। लेकिन अगले जो जितने भी शासक है ना, उसमें ज्यादा हमारे लिए कुछ नहीं करना। हमको बस एक चीज याद रखना है यहां पे कि दोस्तों यहां 1398 में एक व्यक्ति तिमूर, जिसको हम लोग कहते हैं तिमूर द लेम, क्योंकि लेम इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि उसका एक पैर जो था दूसरे पैर के मुकाबले थोड़ा छोटा था। तो तिमूर 1398 में भारत पे आक्रमण करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो दोस्तों, दिल्ली पे आक्रमण करता है तिमूर 1398 में। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपको याद रखना है तो बस वो है कि तिमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। बाकी आगे के शासक नहीं पूछे जाएंगे, मैंने मेंशन कर दिया। जैसे आप देखिए, फिरोज तुगलक के बाद उसका ग्रैंडसन तुगलक शाह 1388 में रूलर बनता है 2 साल के लिए, फिर मोहम्मद शाह 4 साल के लिए, फिर हुमायूं जिसने अपना नाम अलाउद्दीन सिकंदर शाह रखा वो 1 साल के लिए, उसके बाद महमूद शाह अगले 17 साल के लिए। नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछते हैं हम लोग, नाम बस बता दिया। यहां हमसे बस एक चीज पूछ सकता है कि भाई एक जो तिमूर का मैंने नाम बोला, और दूसरा जैसे आपको लास्ट दिखा है ना, ये 17 साल के लिए ये महमूद शाह रूलर बनता है। तो एक सवाल हमसे पूछ सकता है कि तिमूर का जब भारत पे आक्रमण हुआ, देखिए 1398 में दिल्ली में कब्जा करता है, सिटी को लूटता है और वापस चला जाता है। उस वक्त तुगलक डायनेस्टी का रूलर कौन था? तो ये महमूद शाह था, भाग गया था यहां से, और तिमूर के जाने के बाद ही ये दिल्ली वापस लौटता है। ओनली व्हेन तिमूर हैड गॉन आउट ही केम बैक। तो इस वक्त ये गुजरात भागा हुआ था और वापस आता है। और इसकी मृत्यु के बाद 1412 में एक और व्यक्ति यहां पर रूलर बनता है, दौलत खान, 2 साल के लिए, लेकिन उसको तुरंत हटाकर खिजर खान नाम के व्यक्ति ने सैयद डायनेस्टी की रचना की या शुरुआत की। दोस्तों इस स्लाइड से बहुत रूलर्स हैं, नहीं इंपॉर्टेंट है, 2 ही नाम याद रखिए। तिमूर 1398 में तिमूर द लेम नाम के व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया, वो एक चीज याद रखिए। और दूसरा चीज जो आपको याद रखना है तिमूर के बारे में दोस्तों, ये है कि तिमूर जब भारत पे आक्रमण करता है तो भारत का रूलर कौन था। इससे ज्यादा हमसे इस सवाल में नहीं पूछेगा। एक सैंपल क्वेश्चन आपको दिखाता हूं दोस्तों। हु वाज द सुल्तान व्हेन तिमूर इन्वेडेड इंडिया एट दिस मोमेंट? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो खिलजी नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी नहीं हो सकता है, गयासुद्दीन बलबन भी नहीं, हम लोग बहुत पहले पढ़े, आराम शाह बहुत पहले ही हट चुका था, उसको तो हटा दिया था, और बच गया एकमात्र महमूद शाह तुगलक। तो यहां पे बहुत बार क्या होगा, आप ऑप्शन भी तो देखिए, तुगलक नाम से एक ही आ रहा है, बाकी तो कोई तुगलक है भी नहीं। तो अगर आपको इतना भी याद है कि उस वक्त तुगलक डायनेस्टी थी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आखिर में दोस्तों अब आता है सैयद डायनेस्टी, 1414 से 1451 तक। देखिए कहने के लिए 37 साल, खिलजी थे 30 साल, लेकिन तभी मैंने कहा था सबसे कमजोर वीकेस्ट डायनेस्टी अगर कोई है तो वो है सैयद डायनेस्टी। ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहां पे पहला नाम और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो याद रखिए कि इसके फाउंडर कौन है। मैंने पिछले में बताया ना कि मैं उसको हटाएगा कौन, खिजर खान। 7 साल के लिए रूलर है, ये गवर्नर हुआ करता था उन दिनों मुल्तान का, इसको तिमूर ने अपॉइंट किया था, और दौलत खान को हटाकर ये दिल्ली के थ्रोन पे बैठ जाता है। तो आपको याद रखना है कि खिजर खान जो है वो है फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, मुल्तान का गवर्नर है, तिमूर के द्वारा अपॉइंटेड है। तो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फाउंडर हो गया ये सैयद डायनेस्टी का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखिएगा, चूंकि तिमूर ने इसको अपॉइंट किया, इसने खुद को अपने लिए कोई भी रॉयल टाइटल नहीं दिया, जिस नाम से ये ऑपरेट कर रहा था उसी नाम से ये चलते रहा। कंटिन्यूड टू कॉल हिमसेल्फ, यू कैन सी, रायते आला, वैसल ऑफ तिमूर, तिमूर का आदमी है, नाम अपने आप को कुछ भी नहीं, ये नहीं कह रहा कि भाई हम शहंशाह हैं, बादशाह, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिक्के हैं, सिक्के भी तिमूर के नाम पे हो रहे हैं, खुतबा जो सरमन है वो भी तिमूर के नाम पे हो रहा है, सब कुछ तिमूर के नाम पे हो रहा है। इस वक्त 1421 में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। खिजर खान के नाम पर हमसे क्या पूछ सकता है, बस इतना याद रखना है कि खिजर खान जो है वो इस डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी जो कि चौथा डायनेस्टी है, उसका फाउंडर है। अब 21 में मर गया, अब अगले 13 साल मतलब लमसम 34 तक इसका बेटा मुबारक शाह भारत का शासक बनता है। अगेन
सिर्फ बेटा है, इससे ज्यादा इसका कुछ और कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है इसके बारे में। चूंकि बेटा था, रूलर बन गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह था कि पापा खुद को कभी सुल्तान नहीं बोले थे। यह पहला शासक था जो कि खुद को सुल्तान के तौर पे देखता है। मतलब खिजर खान ने खुद को कभी सुल्तान की उपाधि नहीं दी, लेकिन इसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी। और वहां पे आसपास के क्षेत्र में जितने भी रिवोल्ट हुए, चाहे वो हिंदुओं के द्वारा हुए हो, उसको इसने क्रश किया, या रेबेलियंस जो भी मुस्लिम नोबल्स के हुए उन सबों को इसने क्रश किया। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट यह है कि मुबारकाबाद नाम का टाउन को इसने बसाया। मुबारक इसका नाम था, इसलिए इसने अपने नाम के आधार पे मुबारकाबाद नाम के टाउन को स्टैब्लिश किया। अपने जो मिनिस्ट्रीज है इसमें इसने हिंदुओं को ऊंचा पोजीशन भी दिया। मुबारकाबाद आप देख सकते हैं, यमुना के बैंक पे ये नदी के बैंक पे ये आपका टाउन है। और इसको 1434 में दोस्तों इसका मर्डर कर दिया जाता है। और अगले 9 साल के लिए एक और नया व्यक्ति यहां पे रूलर बनता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, वो है मोहम्मद शाह। इसके टाइम पे दोस्तों इसने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किया है बहलोल लोधी का। ये बहलोल लोधी को खाने खाना का टाइटल देता है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है आपको। बहलोल लोधी की मदद से ये सुल्तान नेफ्यू था मुबारक शाह का, और ये नया राजा बन गया है। हमें नहीं पूछेगा इसके बारे में, ये कभी इसमें कहीं कुछ नहीं पूछा गया है। और आखिर में दोस्तों अब एक और नया रूलर जो है मोहम्मद शाह का बेटा, वो नया रूलर बनता है जिसने अपना नाम आलम शाह रख लिया है। अलाउद्दीन नाम था और टाइटल दिया आलम शाह का, और रूलर बन गया। लेकिन इनकॉम्पिटेंट है, एकदम बेकार है। और 8 साल के अंदर 6 साल 1451 के अराउंड में इसको उखाड़ फेंकता है कौन? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ये शुरुआत करता है एक नए डायनेस्टी की दोस्तों, जो कि लास्ट डायनेस्टी है इस दिल्ली सल्तनत की, लोधी डायनेस्टी। 1451 से लेकर 1526, इसमें सिर्फ 3 शासक हैं। तीनों शासक के बारे में एक एक स्लाइड हम लोगों को पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को याद रखना है दोस्तों कि लोधी डायनेस्टी जो थी अफगान्स के द्वारा बनाई गई थी। अफगान्स ने इस डायनेस्टी को बनाया। लेकिन अगर याद रखिएगा, अफगान्स का आप देखेंगे आगे चलकर एक और डायनेस्टी आएगी, सूर डायनेस्टी। शेरशाह सूरी की बात हम लोग संडे के क्लास में करेंगे दोस्तों। शेरशाह सूरी। तो अफगान्स का 2 डायनेस्टी दिल्ली में आया, एक था लोधी डायनेस्टी और दूसरा था सूर डायनेस्टी जो बाद में आएगा। तो आपको पहला चीज याद रखना है, लोधी डायनेस्टी का पहला फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। 1451 से 1489, जैसे मैंने कहा सिर्फ 3 रूलर रहेंगे दोस्तों। बहलोल लोधी ऑलमोस्ट 38 साल रूलर है, अफगान है, फाउंडर है इस डायनेस्टी का। और इसने यहां पे तिमूर के अटैक के बाद, जैसे हमने देखा ना, सैयद के वक्ती से इसने इस क्षेत्र में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों इसका बेटा सिकंदर लोधी भारत का शासक बनता है। 1489 में फादर की मृत्यु हो गई है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं किया है। सिकंदर लोधी 89 से लेकर 1517, मतलब अगले 28 साल अब बेटा रूल करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पे आप याद रख सकते हैं। जो तीनों सुल्तान है, मैंने कहा ना, एक बहलोल देखा, एक सिकंदर आपने देखा, और एक और आप देखेंगे अगले स्लाइड में इब्राहिम। 3 लोधी हैं, 3 ही राजा हैं लोधी में। उन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट ये है। अगर कभी पूछ दे तीनों लोधी सुल्तान में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, तो आपको ये याद रखना है। ओरिजिनल टाइटल, ओरिजिनल नाम निजाम खान, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, अगर हमसे कभी पूछेगा, तो यह कि इसने कैपिटल ट्रांसफर किया था। जो राजधानी है उसको इसने बदला था। आगरा बनाया भी और कैपिटल आगरा बना दिया दिल्ली से बदलकर। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यह सवाल में सबसे ज्यादा इस पे आता है कि इसने आगरा नाम के सिटी को स्टैब्लिश किया और साथ में इसने इस टाउन को मतलब बेसिकली स्टैब्लिश भी किया है। इसके अलावा दोस्तों एक मेजरिंग रॉड इसने बनाया लैंड मेजर करने के लिए, और उसका नाम दिया गज ए सिकंदरी। जैसा आप नाम से ही देख सकते हैं, नाम में सिकंदरी है, सिकंदर लोधी। अपने नाम के आधार पे इस न्यू मेजरमेंट रॉड को इसने दिया नाम गज ए सिकंदरी। इसने भी स्पाइनेट सिस्टम, स्पाइस के जो सिस्टम था उसको मजबूत बनाया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी लोगों ने किया था। कुतुब मीनार को रिकंस्ट्रक्ट किया, रिपेयर करवाया।
शहनाई म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन है, खुद इंजॉय करता है इसको। और उन दिनों दोस्तों इसने ये लिखता भी है, इसका पेन नेम है गुलरुखी। पर्शियन लैंग्वेज में ये अपने जो चीजें लिखता है, पोएम्स और जो भी इसका है, और इसका पेन नेम गुलरुखी है। लास्ट में याद रखना है दोस्तों, ये भी एक रिलीजियस फैनाटिक है, कट्टर आदमी है। और ज्वालामुखी मंदिर के जो इमेजेस थे, जो अंदर में मूर्तियां थी, उसको इसने डिस्ट्रॉय करवा दिया था। जो टेंपल्स थे मथुरा में, उसको भी इसने डिस्ट्रॉय कराया था। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। मृत्यु हो गई है 1517 में, और आखिरी राजा बना है सिकंदर लोधी। आखिरी राजा बनता है सिकंदर लोधी का बेटा, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। तो ये 1517 से 1526 सिर्फ 9 साल रूल कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आप अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, यहां पे आ जाएगा बैटल ऑफ पानीपत। आप पढ़ेंगे कि 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत होगा, और इसको हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। यहां पे क्यों होता है, क्या होता है, ये तमाम बातें दोस्तों हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि इस स्लाइड पे मैं यहां पे रोक रहा हूं। यहां पे रोकने का कारण यह है कि मैं बैटल ऑफ पानीपत यहां से शुरू करूंगा, और अगले क्लास में हम लोग, संडे के क्लास में हम लोग मुगलों में घुसेंगे। हम लोग मुगल के बारे में बात करेंगे, 6 जो ग्रेट मुगल्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हम लोग 3rd लोधी किंग पे हम लोग रुक रहे हैं। इब्राहिम लोधी की चर्चा हम लोग आगे चलकर करेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही कुछ। अगले लेक्चर में हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। याद रखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने सिर्फ कहां से शुरू किया था, जो स्लेव डायनेस्टी है उसके लास्ट रूलर की बातचीत हमने शुरू की, बलबन की। उसके बाद हमने खिलजीज की बात की, तुगलक्स की बात की, सैयद की बात की, और लोधीज की बात की। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने सिर्फ दिल्ली सल्तनत की बात की है दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग मुगलों की बात करेंगे, और लास्ट हम लोग बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मध्यकालीन भारत से, वो मुगल कंप्लीट करेंगे। संडे के क्लास में चूंकि 2 घंटे का लेक्चर रहता है दोस्तों, हम लोग उसी दिन हम लोग एंशिएंट इंडिया में भी इंटर करेंगे और हड़प्पा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कुछ दोस्तों, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये आपका चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।